गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कृत और संस्कृत के शास्त्र, इस क्रम में आज हम चर्चा करते हैं पशु और उसके बाद पक्षियों की। पशुओं पर हमने एक छोटी सी चर्चा पहले की थी, लेकिन आज हम मुख्य रूप से पक्षियों की चर्चा। और ये जो शास्त्र है, हमें ये आश्चर्य होना चाहिए कि संस्कृत में पक्षियों के और पक्षियों से जुड़े हुए पक्षियों को संस्कृत में शकुन कहा है। हालांकि शकुन नाम का एक अलग से भी पक्षी है, लेकिन शकुन में सारे ही पक्षी आ जाते हैं, वैसे ही जैसे हाथी के पांव में सारे ही पांव आ जाते हैं। तो शकुन यानी पक्षी विनोद, पक्षी विज्ञान, पक्षी ज्ञान, पक्षी शास्त्र, अलग अलग भी इन पर विचार हुआ है, लेकिन समग्रता में पक्षियों पर अध्ययन की परंपरा हम लोगों को अथर्ववेद के काल से मिलती है। शतपथ, ऐतरेय, इसके बाद आप देखिए स्मृतियों में किस पक्षी की हत्या हो जाए, जाने अनजाने की जाए, तो क्या दंड, अपराध, जुर्माना, प्रायश्चित, कितना कुछ हम लोगों को शनै शनै मिलना शुरू होता है। लेकिन एक बड़ी परंपरा संस्कृत, प्राकृत और देशज भाषाओं में हम लोगों को मिलती है। ये सबसे बड़ी बात है। शास्त्र जितने भी हैं, सब के सब लोक की प्रतिष्ठा करते हैं। लोक कोई अलग नहीं है, लोक सबसे बड़ा आदर्श है, लोक सबसे बड़ी भूमि है। और लोक पर सारा का सारा ये ज्ञान समुदाय, मैं तो उसको ज्ञान ग्राम कहता हूं, जैसे भूत ग्राम कहते हैं भगवान गीता में, वैसे ही मैं इसको ज्ञान ग्राम कहता हूं। तो ये सारी प्रतिष्ठा सब लोक पर है। लोक के जो अनुभव हैं और लोक के जो विश्वास हैं, वो आगे चलकर शास्त्र में प्रतिष्ठित होते हैं। शकुन और पक्षी विज्ञान लोक की सबसे बड़ी संपदा। जिस तरह से आयुर्वेद का विकास कई ग्रंथों में हुआ, वैसे ही पक्षी विषयक ज्ञान, पक्षी विषयक धारणाएं अनेक शास्त्रों में पोषित और पल्लवित होती है। वराहमिहिर जब पक्षी विषयक ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात हम लोगों को कहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, 4 श्लोक हैं ये। जो बृहद संहिता में वो कहते हैं, शुक्र ने पक्षियों के लिए कहा, इंद्र ने कहा, बृहस्पति ने कहा, कपिस्थल मुनि ने कहा, गरुड़ ने कहा, ऋषभ ने कहा, भागुरी ने कहा और देवल ने कहा। मैं इनके मतों को देखकर, ऋषि भाचार्य ने जो कुछ कहा है उसको भी देख रहा हूं, और भारद्वाज मुनि के मत को देखकर अवंती के महाराजा धीराज श्री द्रव्यवर्धन, बृहद संहिता के एक पार्ट में देववर्धन नाम भी है। जो परिमल उत्पल वाली टीका है उसमें श्री देववर्धन, और यहाँ जो मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें द्रव्यवर्धन। ये वर्धन साम्राज्य उज्जैन का अपना, और इनके जो वर्धन, वर्धन तो हर्षवर्धन तक भी चले जाते हैं। वर्धन साम्राज्य का उस समय एक वर्चस्व। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, शाकुनम। तो वो कहते हैं कि अवंती के महाराजा धीराज श्री द्रव्यवर्धन ने जो कुछ कहा है, ये श्री द्रव्यवर्धन है, वर्तमान के लिए श्री लगाया जाता है, रामहेर उसके समकालीन है। तो वो कहते हैं, संस्कृत और प्राकृत भाषा में जो सप्तऋषियों ने कहा और गर्ग आदि यात्राकारियों ने कहा, सप्तऋषीणाम मतम यच्च संस्कृतम प्राकृतम च यत् यानि च औक्तानि गर्गाध्ये यात्राकारेश्च भूरि भी।
तानि दृष्ट्वा चकारम सर्वशाकून संग्रहम वराह मिहिरम प्रत्या शिष्याणाम ज्ञान उत्तम। ये मैंने उन सब नामों का उल्लेख किया है जिन्होंने पक्षियों के विषय में लिखा है। हमें गर्व होना चाहिए, भारत के पास पक्षियों के विषय में लिखे हुए ग्रंथों की संख्या 100 है। कम नहीं होती ये संख्या। क्या वर्णन किया है। और एक जो सबसे बड़ा ग्रंथ है पक्षियों पर लिखा हुआ, वसंत राज शाकुनम। और वसंत राज शाकुनम की जो टीका है, वो इतनी बड़ी टीका, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये एक जैन मुनि की हुई टीका। जैन नहीं, मैं तो उनको भारतीय मुनि कहता हूं। भानुचंद्र गणि विरचित, यानी 1580 के आसपास इस टीका का प्रणयन राजस्थान के सिरोही जिले के पास सारणेश्वर तीर्थ में हुआ। लेकिन यह ग्रंथ बहुत पुराना है, वसंत राज शाकुंतलम। इसके उल्लेख हम लोगों को भट्टोत्पल की टीका में मिल जाते हैं। इसके उल्लेख हम लोगों को बाद के जितने भी ग्रंथ मिलते हैं, सब में वसंत राज शाकुंतलम मुहूर्त संबंधी जितने ग्रंथ हैं, जिनमें 108 या बल्कि आगे बढ़ के 120 शकुनों का वर्णन मिल जाता है, उनकी टीकाओं में सब तरफ वसंत राज शाकुंतलम। इतना बड़ा ग्रंथ। मेरे पास जो ग्रंथ है, इसकी पेज संख्या आप देखिएगा कि पेजों की संख्या जो है वो 500 से ऊपर, 500 से ऊपर ही जा रही है। 517, 18, 19 और 20, 520 पेज पक्षियों पर अध्ययन के लिए। पक्षी कैसे बोलते हैं, पक्षियों के अनुसार पक्षियों का जो विचार है, उनकी कैसे स्टडी, पक्षी व्यर्थ नहीं बोलते हैं। मानव के अलावा सभी प्राणी जब जरूरत होती है तो ही बोलते हैं। पक्षी व्यर्थ नहीं बोलते हैं। पक्षी क्या बोले हैं, किस दिशा में बोले हैं, किस पर चढ़कर बोले हैं। पेड़ पर, तो पेड़ सूखा है, हरा है, पत्तों के बीच बैठा है। पत्तों के ऊपर, यदि वो पेड़ कांटे वाला है, यदि वो पेड़ बेरी वाला है, यदि वो पेड़ आम वाला है, इतना सूक्ष्म अध्ययन हमारे इन ग्रंथों में। लेकिन हम इसके बारे में बिल्कुल अनजान हैं, और इसको हम लोग अंधविश्वास कह देते हैं, जबकि ये सबसे बड़ा विश्वास है। संस्कृत के जितने शास्त्र हैं, सब में लोक के विश्वास और लोक के अनुभव और लोक की मान्यताओं की प्रतिष्ठा है। तो अनुभव कभी शून्य हो सकते हैं, उपलब्धि शून्य हो सकते हैं? नहीं, उपलब्धि मूलक होते हैं। तो वो कहते हैं, जो शकुनों के सामान्य लक्षण क्या होंगे। शकुन स्त्री संज्ञक है या पुरुष संज्ञक। शकुन रात के हैं, दिन के हैं। शकुन प्रत्यक्ष हैं, अप्रत्यक्ष हैं। हम इसको एक बहुत गंभीरता से यदि देखें, तो हमें लगता है कि जो रास्ते में गमन करने वाले, सैन्य के ऊपर, राजा के ऊपर, किसी नगर में देवता पर, जन समुदाय के प्रधान के ऊपर, प्रधानों में साम्य, और किसी जातियों में साम्य, और विद्या में साम्य, यानी समस्त जानकारियों में शकुनों की जो मान्यता है। पक्षी कितना कुछ कह देते हैं। हमारे यहाँ तोता ज्योतिष के पन्ने खोलता है। तोता
और मीना के जो संवाद हैं, जो पंचाख्यान, विष्णु शर्मा का ग्रंथ, मित्र सम प्रभेदा अध्याय, आप आगे बढ़िए। तो कितना कुछ इन शकुनों से हमें दिया है। शकुनों के अनुसार हम लोग दिशाओं की स्थिति बदलते हैं, और फल के जो नियम हैं उनके विषय में क्या कहते हैं। अकेले वराहमिहिर ने 500 के आसपास श्लोकों में शकुन का, पक्षियों का वर्णन किया है। मुझे लगता है भारत के पास पक्षी विषयक शास्त्रों की एक लंबी श्रृंखला, शकुन विनोद, शकुन पक्ष, शकुनाध्याय, शाकुन चेष्टित, जिसमें भी सारे पक्षी, और इन पक्षियों का यदि एक हैं तो क्या फल होगा, दो हैं तो दो का क्या फल होगा, तीन है तो तीन का क्या फल होगा, और यदि चार हैं, पक्षियों में यदि बकरा है, इसके अलावा यदि मयूर है, मोर के शकुन कैसे हैं, मोर के भाव कैसे हैं, तोता, कौवा, ध्वांश, कितनी लंबी चर्चा है ध्वांश की। कौवा जहां पर नीड बनाता है, कौन सा पेड़ होता है, उसके नीचे क्या मिल सकता है, कौन सा द्रव्य गड़ा हो सकता है, जिसको अपन कहते हैं सूक्ष्म अध्ययन। मूर्त के जितने ग्रंथ हैं, मूर्तों के ग्रंथों की जो प्रणयन स्थलियां, खासतौर से महाराष्ट्र, श्रीपति से लेकर विठल दीक्षित तक और उसके पुत्र रघुवीर दीक्षित तक, जो मुहूर्त सर्वस्व है, एक लंबी श्रृंखला हम लोगों को मिल जाती है, और सब में शकुनों का वर्णन। ध्वांश, काक नील नीलियम, काक नीलियम विचार, कहां तक हम लोग चले जाते हैं। इसमें आप देखिए, ये पक्षी यदि विषम संख्यक हैं, 1 3 5 7 की तरह से, और यदि वो सम संख्यक हैं, वो यदि दाएं से बाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, क्या फल देते हैं। जो स्त्री संज्ञक शकुन हैं, उनमें भाष पक्षी, भशक, वानर, श्रीकर्ण पक्षी, और धिक्कर नाम का मृग, बाज, बाज, ये स्त्री संज्ञक। और इसमें जो उल्लू चेठिका है, पल्ली यानी छिपकली, सुअर कोयल, ये सब पुरुष संज्ञक है। जो बोलता है हंस कोकिला, हम उसे कोयल कहते हैं। कैसा विचार है हम लोगों का। जो लाल मुंह वाले होते हैं वो बंदर होते हैं, और जो काले मुंह वाले होते हैं लंगूर होते हैं। लेकिन हम विपरीत कहते हैं, क्योंकि विपरीत मिल जाता है, लाल देही लाली लसे। संस्कृत ने एक एक पक्ष को विवेचित किया। मुझे लगता है कि ये पक्षी जहां जहां भी गए हैं, पक्षियों के पीछे मनुष्य ने बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की है। उपनिषदों में जान श्रुति का नाम आता है, जो पक्षियों की भाषा समझते थे, यानी वो शकुन के जानकार थे। उसके बाद कई व्यक्ति शकुन विद्या के जानकार, शाकुनिक शब्द मिल जाता है हम लोगों को। तो मुझे लगता है इतने सारे पक्षियों को लेके हम लोगों को मिले, और इन पक्षियों ने हम लोगों को जो ज्ञान दिया, हमारी यात्रा, हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में जो सहायता की, हम लोग उसको भूल जाते हैं। आज पक्षियों का विज्ञान कई दृष्टियों से समृद्ध है। वर्तमान में हम लोग पक्षियों के आगमन, देशांतर गमन पर अध्ययन करते हैं, और वो पाँव में छल्ला बांधकर ये परंपराएं हम लोगों को
भारतीय मुनियों ने दी है। पक्षियों का अध्ययन कैसे किया जाना चाहिए, पक्षी कौन सी बोली बोलते हैं, और वो किस तरह से बोली बदल बदल के अपनी बात कहते हैं। कभी आपने अंतर चक्र की बात समझी है? अंतर चक्र यानी पक्षियों से किस तरह की बातें हमें स्वीकारनी चाहिए, हमें माननी चाहिए। कभी विरुद्ध अध्याय पक्षियों का बोलना, और किस तरह से बोलेंगे, कहाँ कहाँ बैठ के बोलेंगे। ये जो मुझे लगता है, जो उल्लूक का जो शब्द है, कितनी गंभीर स्टडी है। हूँ गुगलू गीति प्रियाम अभिलषण, ये उल्लू की बोली है। अपनी प्रिया की अभिलाषा करता हुआ उल्लू आनंद से हूँ गुगलू को ये शब्द करता है। देखिए आप, छिप्पिका का शब्द है कुलु कुलु, नाना विधान विरुतानि च छिप्पिकायाः तथा शुभा कुलु कुलूर्न शुभास्तु शेष। संस्कृत का प्रयोग देखिए। यदि मुर्गा बोलेगा तो भीता रुवंती कुकू कू कित्ति ताम्र चूड़ाम त्यक्ता रुतानि भयदान्य पराणि रात्रो। रात्रि में भयभीत हुए मुर्गों के कुकू कुकू इन शब्दों को छोड़कर शेष प्रकार के शब्द भय देने वाले होते हैं। तथा रात्रि के अंत में स्वस्थ होकर तार स्वर से शब्द करे तो राज्यपुर और राजा की वृद्धि के कारक होते हैं। अब देखिए, यदि मैना बोले कक्रेति च सारिका द्रुतम त्रे वाप्य भया विरोतिया सा वक्ति यया सतो अचिराद गात्रेभ्य क्षतजस्य विश्रुतिदम। जो मैना क्रक क्रक शब्द करे या भय रहित होकर त्रे 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 शब्द करे, तो वह गमन करने वाले के शरीर से शीघ्र ही रुधिर निकलने को सूचित करती है। यदि दुर्बली पक्षी है तो वो क्या बोलेगा, देखिए आप, चिरिल बिरिलू, चिरिल बिरिलू। ये क्या शब्द है? देखिए, संस्कृत की ताकत देखिए, बल देखिए, हिम्मत देखिए। और यदि श्री कर्ण पक्षी है तो क्वक क्वक क्वेती, क्वक क्वक क्वेती। ये क्या शब्द है? यदि श्री कर्ण पक्षी दक्षिण भाग में स्थित होकर क्वक 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 ये शब्द करे तो शुभ है। उसी समय यदि चिक चिक, है ना, मध्यम खलु चिक चिकीति, यदि वह चिक चिक ये शब्द मध्यम करे और शेष आवाज निकालता हो तो वो सब अधम होता है, निष्फल होता है। यदि आपने तितिर, जिसको हम तीतर कहते हैं, जिसके कई गाने हमारे राजस्थान में गाए जाते हैं, वो यदि तीतर कीली 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 क्या बोलता है, देखिए, कीली 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 तित्तरी स्वनः शांत शस्तो फलो अन्यथा परः शशको निशि वाम पार्श्वो वाशन शस्त फलो निगत्यते। तीतर पक्षी का कीली 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 शब्द शांत और शुभ करने वाला होता है। राजस्थान में गीत है, तीतर बोलियो रे, और थने हथेली रे गो चुका हूं, थने नखड़िया पानी पाऊं मारा तीतर बोलियो, ये बोलियो वे तो रे शकुन है। संस्कृत ने वही मान्यताएं हम लोगों के लिए। यदि चाश बोले, क्या बोलेगा चाश? देखिए आप, जिनमें चाश बोलेगा तो वो धन देने वाला होता है। यदि कौवे के साथ चाश की लड़ाई हो जाए तो हम लोगों को क्या फल देता है? मैं अधिक क्या कहूं, मुझे लगता है इस पर एक बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। शकुनों में जो अंडीरक है, फेंट पक्षी है, उनकी क्रीड़ाएं, अंडीरक टी शब्द बोलता है, टी ये शब्द उसके लिए पूर्ण है, और टिट टिट टी इस शब्द से दीप्त होता है। यदि फेंट पक्षी गमन करने वाले की दिशा के दक्षिण भाग में स्थित हो तो शुभ होता है। हम लोग कैसे जान जाते हैं? आज हम बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ विचारे
किसी भी यात्रा पर निकल जाते हैं और फल कैसे देखते हैं। पक्षियों ने हमें अपनी गतियों, अपने शब्दों, अपनी स्थिति और अपने गतिविधियों के साथ, अपने कर्मों के साथ हम लोगों के कर्मों को सफल बनाया है। हम लोग आज पक्षियों के विषय में इस प्रकार की जानकारी से शून्य से हो गए हैं, जबकि ये ज्ञान हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए। पक्षियों का ज्ञान हम लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। अंधविश्वास नहीं है, वो एक अलग पक्ष है। किसी ने किसी को अंधविश्वास कह दिया तो वो ज्ञान शून्य हो गया। किसी ने कह दिया यहाँ भूत रहता है, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि भूत रहता है। किसने देखा? आप परीक्षण करके देखिए। परीक्षण पर सत्य स्थापना के बाद ही कोई पक्ष ज्ञान की श्रेणी में आता है। और हम लोग वैसा देखते हैं नहीं। संस्कृत ने हमारे सभी अर्जित अनुभवों को अपने अंक में स्थान देकर उन्हें ज्ञान गरिमा से विभूषित किया है। हम संस्कृत के पठन पाठन का अभ्यास करें। पक्षियों के विषय में सर्वाधिक जो सूचनाएं हैं वो वसंतराज शाकुनम में। और वसंतराज शाकुनम एक इतना अद्भुत ग्रंथ, संयोग से अभी तक इसकी टीका हमारी देश भाषा में नहीं। एक प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। नमस्कार।